ये साइफर का मामला एक बार फिर से उठा दिया गया। अब फिर आर्टिकल 6 की बात की जा रही है, आर्टिकल 6 लगाने की बात की जा रही है। आपको लगता है इतना आसान है आर्टिकल 6 लगाना? क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन तो हुकूमत करती है ना। तो आपको लगता है कि ये इतना आसान है कि आर्टिकल 6 की बात करेंगे और एक इंसान पर आर्टिकल 6 लग जाएगा? नहीं यार, पता नहीं है हुकूमत वाले क्या बुलंद बांग बीगे मारना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इनका जो ये है ना लीगल सेक्शन, ये तो बिल्कुल कमजोर और बस दौड़ पड़ने वाला है कि जिस तरह एक्साइटमेंट है पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अब ये देखें साइफर वाला मामला जो है, दो बातें से पहले तीन बातें। पहली तो ये है कि जहाँ तक इसकी वैलिडिटी का ताल्लुक है और जो कुछ इसमें वो लिखा गया है वो दुरुस्त होने का ताल्लुक है, वो किसी ने कुछ बनाया नहीं। अच्छा, वो फर्जी नहीं, वो उससे इससे साबित होता है कि साइफर 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश हुआ है। एक पहली और एक दफा जब इमरान खान वजीर आजम थे, एक दफा जब शहबाज साहब वजीर आजम थे। ठीक है, दोनों मरतबा ये कंसिडर हुआ है, दोनों मरतबा इस बात की तौसीक की गई है कि अमरीकियों की तरफ से बड़ी ज्यादती है, ये इंटरफियरेंस है और अमरीकियों पे से एहतजाज करना चाहिए, डिमार्च डिमार्च करना चाहिए। अब अमरीकियों ने भी आप आके कहीं इस पर तवज्जो दिया, वरना तो इन्होंने तवज्जो दी नहीं। अब पाकिस्तान ने अमरीकन सफीर को बुला के और उसको किया है, एहतजाज किया है। जी एग्जैक्टली। अब ये सिक्योरिटी कमेटी के इसने ये तंबीह की है, तो इसका मतलब है सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया कि ये साइफर दुरुस्त है और इसमें कोई बनावट नहीं की, कोई ठीक है, ये नहीं है कि कंटेंट दुरुस्त है उसका, आप ये कह रहे हैं कोई बनावट है इसमें या कोई इसमें फर्जी मामला है। अब ये तो हो गया साइफर। फिर वो जो असद मजीद है जो कि एम्बेसडर है और बड़ा एम्बेसडर पाकिस्तान का एम्बेसडर जो कि अमेरिका में हो, वो एक सीनियर सफारतकार होता है। बिल्कुल, वो मजाक नहीं कर रहा होता। और उसने जब मजाक और उसका मजाक करने के कोई थी नहीं, कोई मुमकिन ही नहीं थी, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी ने तस्लीम कर लिया कि ये वाक़ईतन इस तरह का ये बात हुई है कि डोनाल्ड ब्लू ने वाक़ईतन हमारे एक सीनियर सफारतकार, जिसको कोई भी मुल्ज़िम ठहरा रहा या उसने फैब्रिकेशन की है, असद मजीद जो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, जो सफीर अमेरिका में भी रहे, वो कहते हैं, भेजते हैं साइफर वहां से कि डोनाल्ड ब्लू ने ये कहा है कि अगर आप इसकी हुकूमत खत्म कर दोगे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके, तो आप हमारे अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। ठीक है, वरना आपके हमारे ताल्लुकात बिल्कुल अदम एतमाद वाली बात, बिल्कुल सही है सर। तो अब ये चीज तो यहाँ तक तो सब तस्लीम कर बैठे कि ये है। ठीक, लेकिन सर मैं देखिए इसमें इख्तलाफ नहीं है कि असद मजीद की डोनाल्ड लू से उन्हीं की रिहाइशगाह पे मुलाकात हुई और एक मरासला था, वो मरासले को डिकोड किया गया, तमाम चीजें आप जो बात करें बिल्कुल बजा। लेकिन सर ये सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता है। उनके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट आप कह सकते हैं, जिसको आप पब्लिक में नहीं ला के सकते हैं क्योंकि सिफारती सतह पर मामलात होते हैं। इसको अवाम में लहराना, इस तरह से दस्तावेजात को पब्लिक करना, सर ये सीक्रेट एक्ट लागू नहीं हो सकता। इसमें आप समझाएं सर, इसमें डिटेल में जरा। पहली चीज आप नोट करें जी, और ये कि इसका कोई जवाब नहीं उनके पास हो। अच्छा ठीक है। पहली चीज है कि ये साइफर को डीक्लासिफाई एग्जैक्टली डिकोड बेस्ड। अगर इसको डीक्लासिफाई करना है तो उसको किसने करना है? कई साइफर डीक्लासिफाई होते हैं तो भाई हम ये बताना चाहते हैं ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये इसका प्रूफ है, उनके अपने साइफर में इसका प्रूफ है, सबूत है। वो डीक्लासिफाई करने वाली अथॉरिटी वजीर आजम पाकिस्तान है कानून के तहत। अच्छा, अब वजीर आजम पाकिस्तान अगर ये भेजता साइफर सील्ड कवर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सील्ड कवर में स्पीकर को,
और वो सील्ड कवर में, काबीना में भी सील्ड कवर ही सदर के पास भी गया था वो, उसको खोल के उसके कॉन्टेक्ट नहीं दिखाता। इसलिए काबीना भी इसमें वो एक केस लेते हैं मुस्तफा इंपेक्स का केस कि जी उसमें बात है कि जो फैसला वो दरअसल करना है सारी काबीना ने। ठीक है, ये साइफर के मुतालिक नहीं, ये खालिसतन सीक्रेट एक्ट प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना है कि अपने काबीना को भी दिखाएं कि ना दिखाएं। सही है। तो बंद लिफाफे में इसका साइफर का पेश होना और कोई इम्कान ही नहीं इसका। तो चले सर, ये बात तो सर ओके, मैं जरा कानूनी मामलात पर जिक्र कर लेता। ये आजम खान साहब का जो बयान है, अब इसको बयान हल्फी कहें या आप ये कह लें कि एतराफी बयान कर लें, लेकिन खैर 164 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने सर आप तो जानते हैं ये बयान रिकॉर्ड कराया गया होगा। लेकिन सर ये जो हमें बता रही है हुकूमत ही बता रही है, हमारे सामने जो मुबैना चीजें आ रही हैं हम तो उसी को चीज को कोड कर रहे हैं। लेकिन सर ये बताइएगा, ये जो बयान है और इस बयान के अंदर साबिक वजीर आजम या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौरूद इल्जाम ठहराया गया, बहुत सारी चीजें। सर इस बयान की कानूनी हैसियत क्या है? क्योंकि इसी बयान के बाद अब तहरीक इंसाफ के सरबरा को तलब भी कर लिया गया है, तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जिस तरह कोई कानूनी वो प्रेजेंट हुआ, जिस तरह अभी तक वो पेश हुआ है, अच्छा वो उसकी कोई कानूनी हैसियत। अच्छा, कि जनाब उसने कहा, आजम खान ने कहा, ये नहीं, ये तो सुनी सुनाई बात होगी, हेर से हो गई। यहाँ भी आप एक बात को एक आदमी सुन के किसी से या एक आदमी देख के एक चीज को और वो बयान करता है कि मैंने ये देखा है, और उसके बयान को लेके अगला जो गवाह है अदालत में वो आगे बात को बढ़ाता है कि जी मुझे अलिफ ने ये कहा कि उसने बे से सुनी। अब जहाँ बे बीच में आ गई, सही है, वो इनएडमिसिबल हो जाता है। अच्छा, सारा बयान इनएडमिसिबल से मुराद है कि वो नाकारा हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं, उससे कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता, लिया जा सकता। और वो तो सर देखिए, मैं फिर अगर इस सारे मामले में हुकूमत की पोजीशन पर आके अगर हम देखें, वो कहते हैं जनाब ये साइफर वाला मामला है, इसको लीक किया गया है, आजम खान का बयान सामने है, उस सारे मामले को भी अगर हम देखते हैं, फिर आपको याद होगा सर एक ऑडियो लीक भी हुई थी, और ये बयान हल्फी कह लें या एतराफी बयान कह लें या 164 का बयान कह लें, लेकिन इस सारे मामले में कहीं ना कहीं आजम खान भी तो शामिल तफ्तीश होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और उनका काम था सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सीक्रेट रखना। वजीर आजम को शायद गालिबन इतना अंदाजा नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली एक जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको इस बात का अंदाजा होता है। तो सर ये उन पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती? ये उसकी जिम्मेदारी थी, वो तो खैर उसको तो कह रहे हैं ना सुल्तानी गवाह बना रहे हैं। अच्छा, और सुल्तानी गवाह अगर बना लेंगे तो फिर उसका मतलब है कि वो मुजरिम है। ठीक है, और वो अपने जुर्म का एतराफ करते हुए भी वो उसको सजा नहीं होगी। ये वादा माफ गवाह को यही कहा जाता है कि उसको वो वादा करता है कि मैं आपको तमाम सबूत हकायक बताऊंगा। ठीक है, और उसके हकायक बताने के उसको माफी दे दी जाती है, और जो एक और बंदे को मुजरिम करार दिया जाता है, वो भी मुजरिम होता है। अच्छा सर, मैं एक चीज और भी है, क्योंकि आर्टिकल 6 ऐसे आमतौर पे तो बात नहीं होती ना कि आप कोई भी जाए और आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करवा दे, दरख्वास्त कर दे कि जनाब इस शख्स पर आर्टिकल 6 लगा जाए। ऑब्वियसली इसमें हुकूमत एग्जीक्यूटर बनती है, जाहिर सी बात है वो अदालत जाएगी और ये आर्टिकल 6 का मामला होगा। ये भी चहमा गोइयां की जा रही है अभी, जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि निगरां हुकूमत के हवाले से अब तो तमाम चीजें फाइनलाइजेशन की तरफ है। ये बात तो हकीकत है कि जनाब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके घर चली जाएगी, हो सकता है थोड़ी देर पहले चली जाए, थोड़ी वक्त पहले चली जाए ताकि 90 दिन का टाइम मिल जाए। लेकिन सर क्या ये हो सकता है निगरां हुकूमत आए और फिर इस सारे मामले को अदालत में लेके जाए? यानी वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत अपने सर पे नहीं लेना चाह रही और निगरां हुकूमत के डालना चाहिए, तो उनके पास इतना मैंडेट होगा कि वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई को एग्जीक्यूट कर सके? नहीं, निगरां हुकूमत को तो मैंडेट ही नहीं है। अच्छा, ये तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का अपना केस है। सुप्रीम कोर्ट में इसने पिटिशन करके जजमेंट ली हुई है कि निगरान हुकूमत तो डे टू डे हुकूमत चला सकते हैं, डे टू डे।
ठीक है, उसके अलावा उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, सही है, कि वो 50,000 एकड़ दे दे किसी एक इदारे को, फौज को दे दे, या वो जो अभी उसने इसमें कहा है कि मोहसिन नकवी स्पीड अब आ गई है इसमें, वो पता नहीं क्या क्या फैसले करते जा रहे हैं। हर इम्पोर्टेंट फैसला, आप 200 कारें मंगवा लेने का फैसला, एग्जैक्टली, ये किसको कब दिया है निगरान हुकूमत को? लैपटॉप्स वगैरह, लैपटॉप तो खैर वो वजीर आज़म दे रहा है, हुकूमत कर रही है, वो जी जी बिल्कुल नहीं है। और ये इन्होंने दौड़ लगाई हुई है इश्तिहारात अपने दे दे के, और ये जो इनिशिएट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स का सारा शहबाज शरीफ, ठीक है, इनको इलेक्शन। चले सर, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल, क्योंकि मैं कई कानूनदान से पूछा था, ऑब्वियसली इस वक्त दौरे हाजिर के अंदर आपसे बड़ा कानूनदान कोई नहीं होगा। चलिए बताइएगा, लोग अक्सर ये भी सवाल कर रहे हैं, नई मर्दमशुमारी की बात पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से की जाती थी, नई हल्का बंदियों के हवाले से बात की जाती थी कि इलेक्शंस करवाएंगे नई हल्का बंदियों पर, नई मर्दमशुमारी पर। क्या निगरां हुकूमत मर्दमशुमारी को जवाज बनाकर इलेक्शन डिले कर सकती है? ये मैंडेट होगा उनके पास, या ये इख्तियार होगा उनके पास? नहीं, इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो सकते। उसकी वजह 2-3 देखें। ठीक है, एक तो ये है कि जब तक सदर का इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, इलेक्टोरल प्रोसेस। सदर आरिफ अलवी का जानशीन जो आना है वो तभी आ सकता है अगर इलेक्टोरल कॉलेज सदर का मुकम्मल हो, यानी चारों सूबों और दोनों पार्लियामेंट के हाउस, सेनेट भी और नेशनल असेंबली भी ये मुकम्मल हो। 2 सूबों में अभी इलेक्शन ही नहीं हुए, मेंबर ही कोई नहीं है। तो इस वक्त आरिफ अलवी के जानशीन का नहीं फैसला हो सकता कि कौन होगा जब तक ये इलेक्शन, जनरल इलेक्शन ना हो। जनरल इलेक्शन के बाद ये मेंबर आए सारे हाउसेज में और वो एक नए सदर को मुंतखब करें। अच्छा, उस वक्त तक अली साहब चलते रहेंगे जब तक उनका जानशीन मुंतखब नहीं होता। ये आईन में आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है। सही है। दूसरी बात ये है कि ये जो सेंसस का मामला है ये सारा हो ही नहीं सकता। सेंसस को भूल जाए MQM कि सेंसस नए सेंसस पे होगा इलेक्शन, नए सेंसस पे क्यों नहीं हो सकता? उसकी वजह यह है कि जब सेंसस होता है, सेंसस में अगर पंजाब की आबादी बढ़ गई है, सिंध की कम हुई है फर्क, तो पंजाब में ज्यादा सीटें आ जानी है और सिंध में सीटें कुछ कम हो जानी है नेशनल असेंबली। तो फिर वो आईनी तरमीम के अब नेशनल असेंबली की सीटें कम करने के लिए इस वक्त 141 हैं डायरेक्टली इलेक्टेड पंजाब की और 69 हैं सिंध की। अब अगर फर्ज करो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हो रहा है, तो पंजाब की 4 सीटें बढ़ जाएं और सिंध की 4 सीटें घट जाएं, उसके लिए आईनी तरमीम करनी वो जो नंबर ऑफ सीट्स दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको अमेंड करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना जरूरी होगा। उस चार्ट में 141 की जगह में पंजाब की 165 हो जाएंगी, 145 हो जाएंगी और सिंध की